तो पूंजी पर ब्याज की जो गणना है वो साझेदारी संलेखानुसार निर्धारित ब्याज दर के आधार पर की जाती है। जैसा भी संलेख में उल्लेख है 5%, 10%, 2% या 8%, उसी दर से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। परंतु अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है या साझेदारी संलेख तो बनाया गया है लेकिन इसके अंतर्गत जो है पूंजी के संदर्भ में, पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में कोई प्रोविजन से नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? दर जो संलेख में लिखी गई हो, संलेख नहीं है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं पूंजी पर ब्याज की गणना में। पहला पॉइंट, यदि वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई जाए ना ही पूंजी हटाई जाती है तो ब्याज की जो गणना है वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पर की जाएगी। यदि वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है तो ब्याज की जो गणना है प्रारंभिक पूंजी पर, ओपनिंग कैपिटल पर की जाएगी। किस प्रकार से, ये अभी देखेंगे हम आगे। अब पॉइंट नंबर 2 है, यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई गई है या तथा पूंजी हटाई गई है तो ब्याज की जो गणना है वो गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड से जो है इसकी हम गणना करने वाले हैं। अब गुणनफल विधि से कैसे गणना करेंगे ये भी हम आगे सीखेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं, यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई गई है, पूंजी हटाई गई है, परंतु पूंजी लगाने या हटाने की तिथि नहीं दी गई है, किस तारीख को पूंजी लगाई गई है, हटाई गई है, केवल इतना लिखा है वर्ष के दौरान पूंजी लगाई या वर्ष के दौरान पूंजी हटाई, तो क्या मानोगे, यह जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो मिड ऑफ द ईयर है, वर्ष के मध्य में किया गया है, यानी कि यहां पर जो ब्याज की गणना है वो 6 महीने हेतु की जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, किसी भी कंडीशन में पूंजी पर जो ब्याज है वो लाभों से अधिक नहीं होगा, यानी ब्याज जो है केवल और केवल लाभ की स्थिति में होने वाला है। पूंजी पर ब्याज केवल लाभ की स्थिति में दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज लाभों से अधिक कभी भी नहीं होगा। ये 4 पॉइंट्स अपने को क्लियर करने हैं। पहला पॉइंट, ना तो पूंजी लगाई है ना हटाई है तो ओपनिंग कैपिटल ब्याज निकालेंगे, और अगर पूंजी लगाई जा रही है हटाई जा रही है, दोनों है, लगा भी रहे और हटा भी रहे तो गुणनफल विधि, और पूंजी लगाने और हटाने की तिथि नहीं दी गई है तो फॉर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के लिए गणना करेंगे, और ब्याज जो है लाभों से अधिक नहीं होना है। क्लियर है? ये 4 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, यदि वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई गई है और ना ही पूंजी हटाई गई है तो ब्याज की जो गणना है हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी। और ये प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कैसे करेंगे, अगर हमें अंतिम पूंजी दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, तो प्रारंभिक पूंजी पर पहुंचना कैसा है, इसके लिए 3-4 मदे अपने को ध्यान में रखना है। प्रारंभिक पूंजी की राशि नहीं दी गई है तो गणना इस प्रकार की जाएगी, सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी, इसके अंतर्गत आहरण की जो राशि है, ड्राइंग्स जो है वो ऐड करेंगे, और अगर हानियों में हिस्सा मिला है उस साझेदार विशेष को तो वह भी जोड़ेंगे, और अगर लाभों में हिस्सा है तो घटा देंगे। ये क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आहरण जोड़े जाएंगे, हानियां जोड़ी जाएगी, और प्रॉफिट्स जो है, लाभ जो है वो आपके वहां पर घटाए जाएंगे। इस प्रकार से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। प्रश्न की सहायता से क्लियर करते हैं। राम तथा श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी का अंतिम शेष क्रमशः 1 लाख और 2 लाख रुपए है। क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 1 लाख और 2 लाख। वर्ष के दौरान राम द्वारा 20,000, श्याम द्वारा 10,000 का आहरण किया गया। ड्राइंग्स दे रखी है, राम ने 20,000, श्याम ने 10,000। राम तथा श्याम का लाभों में हिस्सा 10,000 और 30,000 रुपए है। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए यदि दर जो है 10% वार्षिक। इस पूरे प्रश्न में कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि राम ने इतना अतिरिक्त पूंजी लगाया या श्याम ने जो है इतनी पूंजी हटाई है, यानी ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है। तो ब्याज की जो गणना है वो किस पर की जाएगी, प्रारंभिक पूंजी पर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल पर इसका कैलकुलेशन करेंगे।
लेकिन हमें दिया गया नहीं है अंतिम पूंजी। क्या दिया गया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है, प्रारंभिक नहीं दिया है। तो क्लोजिंग कैपिटल में आहरण जोड़े जाएंगे, लाभों में अगर हिस्सा दिया गया है तो घटा देंगे, आपका स्वतः ही प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। राम और श्याम का क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है 1 लाख और 2 लाख रुपए, ये अंतिम शेष दिया गया है। आहरण कितना है? 20,000 और 10,000। ये आ जाएगा आपका 1,20,000, ये आ जाएगा आपका 2 लाख। आहरण की राशि जो है इसके अंतर्गत जोड़ दिया, और लाभ का जो हिस्सा है वो घटा देंगे। लाभ कितना दिया गया है? 10,000 और 30,000, ये हम यहां से लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1,10,000 और आपका 1,80,000। ये क्या आ जाएगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी 1,10,000 और 1,80,000। और इस पर क्या करना है? अपने को ब्याज की गणना करनी है। ब्याज कितना आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले राम के संदर्भ में आ जाएगा 1,10,000 का 10% 11,000। और श्याम की प्रारंभिक पूंजी कितनी है? यह है 1,80,000 और इसका 10% आ जाएगा आपका 18,000 यानी कि 18,000। ये पूंजी पर ब्याज है। अगर पूंजी नहीं हटाई है, पूंजी नहीं लगाई गई है, तो प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज याद करना है। और प्रारंभिक पूंजी गणना कैसे करोगे? अंतिम पूंजी में आहरण जोड़िए, लाभ में हिस्सा घटाइए, स्वतः ही ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। दर से हम इसकी गणना कर लेंगे। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर पूंजी लगाई जाए या पूंजी हटाई जाए, या पूंजी लगाई और हटाई दोनों हो, तो हम गुणनफल विधि काम में लेंगे। और गुणनफल विधि में करना क्या है? जिस तिथि को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है या जिस तिथि को पूंजी हटाई गई है, उस तिथि से लेकर लेखा वर्ष की समाप्ति तक जितना भी समय होता है, जितना भी अवधि होता है, उस आहरण की राशि, उस विड्रॉन की राशि, उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से गुणा कर दोगे, गुणनफल आ जाएगा और उस पर 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। किस प्रकार? अभी क्लियर करेंगे। लिखा है यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई गई है, पूंजी हटाई गई है, दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही हो, तो ब्याज की जो गणना है वो गुणनफल विधि द्वारा की जाएगी। करते क्या है इसके अंतर्गत? गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना करने हेतु प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त पूंजी और हटाई गई पूंजी की तिथि से लेखा वर्ष की समाप्ति के बकाया महीनों से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। प्रारंभिक है तो पूरे 12 महीने वर्ष के दौरान पूंजी लगा रहा है, हटा रहा है, तो उस तारीख से लेकर के लेखा वर्ष की अवधि समाप्ति तक जितने भी महीने बकाया रहता है उसको अपने क्या करेंगे? गुणनफल से कैलकुलेट करेंगे। और यदि पूंजी लगाई गई है तो प्रारंभिक पूंजी के गुणनफल में जोड़ा जाएगा, और अगर पूंजी हटाई गई है तो इस राशि को घटाया जाएगा। तत्पश्चात ज्ञात गुणनफल की राशि हेतु 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अगर 10,000 रुपए मान लीजिए कि 1 जुलाई को विड्रॉन किया है, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने बाकी रहता है। तो 10,000 रुपए फॉर 9 मंथ्स कह दें, या 10,000 को 9 से गुणा कर दीजिए, 90,000 रुपए 1 महीने का कह दीजिए, तो 90,000 पर 1 महीने का ब्याज उतना ही होगा जितना 10,000 का 9 महीने का ब्याज। क्लियर है? देखिए प्रश्न क्या कहता है? राम श्याम फर्म में साझेदार है। प्रारंभिक पूंजी जो कि 1 अप्रैल को 1 लाख और 2 लाख रुपए है। फिर दिया गया है 30 जून को राम द्वारा 50,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, जबकि श्याम द्वारा 20,000 की पूंजी हटाई गई। 1 अक्टूबर को राम द्वारा 20,000 की पूंजी हटाई गई और 31 दिसंबर को श्याम द्वारा 10,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए यदि दर जो है 10% वार्षिक हो। तो जो भी प्रारंभिक पूंजी है 1 लाख और 2 लाख, इसको 12 से गुणा करेंगे। जो 30 जून को पूंजी लगाई गई है, 30 जून के पश्चात 9 मंथ्स रहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 1 मार्च।
तो इनको क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। अब अतिरिक्त पूंजी है तो उस राशि को जोड़ देंगे और 20,000 हटाए हैं तो उस 9 से गुणा करके गुणनफल में से लेस कर देंगे। और 1 अक्टूबर के बाद में जितना समय रहता है उसकी 20 से गुणा, 31 दिसंबर के बाद जितना समय रहता है उससे 10 से गुणा करके हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं अपन राम के संदर्भ में, राम की पूंजी पर ब्याज जो है वो कैसे निकलेगा। कितना दिया गया है? राम की पूंजी 1 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। क्लियर है? इसके पश्चात में देखिए क्या है कि 30 जून को राम ने 50,000 की पूंजी लगाई। तो 30 जून के बाद में 9 मंथ्स रहते हैं, ये आ गए आपके 4,50,000। इसके पश्चात राम का क्या ट्रांजैक्शन है? 1 अक्टूबर को राम द्वारा 20,000 की पूंजी हटाई गई। तो अक्टूबर से गिनिए, अक्टूबर पूरा है क्योंकि 1 अक्टूबर को हटा लिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 6 महीने। तो इसे हम क्या करेंगे? 20,000 को 6 से गुणा करेंगे। ये माइनस होंगे, इसका रीजन क्यों है? क्योंकि ये पूंजी हटाई गई है, इसको हम घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 और 4 16, एक घटेगा 15,30,000 रुपए। और ब्याज कितना आ जाएगा? दर दी गई है 10%। 1 महीने का निकालना है इसलिए 1/12। ये क्या आ जाएगा आपका? पूंजी पर ब्याज आ जाएगा। 12 का भाग लगा देंगे 15,30,000 का 10% निकालने के पश्चात। डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रारंभिक पूंजी है 1 अप्रैल की, वो तो 12 से गुणा होगी। जब भी पूंजी लगाई जाए, हटाई जाए, उस तारीख से लेकर के वर्ष की समाप्ति तक कितना समय रहता है उससे गुणा कर दीजिए। ये एडिशनल कैपिटल थी तो इस राशि को हमने जोड़ दिया। ये कैपिटल विड्रॉन था, घटा दिया। जो प्रोडक्ट आएगा उसका 10% निकाल लेंगे। ये राम की पूंजी पर ब्याज। अब निकाल लेंगे अपन श्याम के संदर्भ में। तो श्याम का सबसे पहले 1 अप्रैल को पूंजी जो है वो कितनी है ये अपन जान लेते हैं। 1 अप्रैल को श्याम की पूंजी है 2 लाख रुपए। 2 लाख को क्या करना है? अपने को 12 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 24 लाख। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल से 12 महीने बाकी है, 12 से गुणा कर देंगे। इसके पश्चात दिया गया है 30 जून को श्याम द्वारा 20,000 की पूंजी हटाई गई और 30 जून के बाद में समय होता है 9 महीने का। तो 20,000 को 9 से गुणा कर देंगे। ये 30 जून 20,000 गुणा 9 माइनस का 1,80,000। माइनस क्यों किया है? क्योंकि कैपिटल विड्रॉन है, पूंजी हटाई गई है। इसके पश्चात क्या दिया गया है अपने को? 1 अक्टूबर को राम द्वारा पूंजी हटाई हो गया। 31 दिसंबर को श्याम द्वारा 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। तो 31 दिसंबर के पश्चात जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 3 महीने रहता है। तो इस 10,000 को हमें क्या करना है? 3 से गुणा करेंगे, 30,000। अब एक बात यहां स्पष्ट कर लेते हैं कि यहां पूंजी हटाई गई है इसलिए ये लेस होगा और ये अतिरिक्त पूंजी इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। 24 और 1 25,50,000 है जो यहां पर आ जाएगा आपका। और इसी पर अपने को क्या करना है? ब्याज की गणना करनी है। 25,50,000 ये आपकी दर आ जाएगी 1 महीने का, इसलिए 1/12। ये 1 मंथ का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि 2 लाख 1 साल का कह दो या 12 से गुणा करके 24 लाख 1 महीने का निकाल लिया हमने। 20,000 9 महीने के कह दो या 1,80,000
एक महीने का, ये 1 मंथ का यानी प्रोडक्ट निकाल लिया, इसलिए 1/12 करेंगे। यानी अगर वर्ष के दौरान पूंजी लगाई है, हटाई है, तो जिस तिथि को भी पूंजी लगाई या हटाई है उस तिथि से लेकर वर्ष समाप्ति तक जितनी भी अवधि है गुणा कर दीजिए, गुणनफल आ जाएगा और उस पर क्या कर लेंगे, हम ब्याज की गणना कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर पूंजी हटाई जाए और लगाई जाए लेकिन तिथि नहीं दे, इतना ही कहे वर्ष के दौरान इतनी पूंजी लगाई, वर्ष के दौरान इतनी पूंजी हटाई, तो हम क्या मानेंगे, ये वर्ष के मध्य में माना जाएगा और 6 महीने का वहां पर ब्याज लगाना है। किस प्रकार, यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई गई है या तथा पूंजी हटाई गई है परंतु पूंजी लगाने या हटाने की तिथि नहीं दी गई है, तो ब्याज की गणना 6 महीने हेतु की जाएगी। किस प्रकार, राम श्याम एक फर्म में साझेदार है जिनकी प्रारंभिक पूंजी यानी 1 अप्रैल को 1 लाख और 2 लाख है। वर्ष के दौरान राम द्वारा 50,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। वर्ष के दौरान कब लगाई, कोई सूचना नहीं है। श्याम द्वारा 20,000 की पूंजी हटाई गई, कब हटाई, कोई सूचना नहीं है। तो ये मान करके चलोगे ये जो दोनों लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो वर्ष के मध्य में है। पूंजी पर ब्याज यदि दर जो है वो आपकी 10% वार्षिक से दी गई हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट है राम। राम की जो प्रारंभिक पूंजी है 1 लाख, इस पर तो पूरे साल का ब्याज लगेगा, 10% की दर से आ जाएगा। और इसके पश्चात जो वर्ष के दौरान 50,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई है, इस पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। ये 50,000, ये 10% और ये आपका 6/12 यानी 2500, ये आ जाएगा आपका 12,500 रुपए। ये आ जाएगा राम के संदर्भ में। अब बात करते हैं श्याम की। क्या आ जाएगा श्याम के संदर्भ में, जो इसकी प्रारंभिक पूंजी दी गई है कितनी, 2 लाख, इस पर तो पूरे वर्ष का ब्याज लगा लीजिए। ये लीजिए 2 लाख, 10% से 20,000। तो क्या 2 लाख पूरे साल भर लगा हुआ था, नहीं, बीच में इन्होंने 20,000 की पूंजी हटा ली है। कब हटा, इसकी तारीख नहीं दे रखी है। तो इस 20,000 पर ये आपका 10% और 6 महीने का जो ब्याज लगेगा कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए यह घटा लिया जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 19,000 यानी कि 19,000 रुपए। क्लियर है। 20,000 का 10% 2,000 होता है। ये 20,000 की राशि लास्ट 6 मंथ नहीं थी, तो इस ब्याज की राशि को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये आपकी क्या थी, अतिरिक्त पूंजी, तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये पूंजी हटा ली गई है तो 2 लाख पूरे पर ब्याज नहीं मिलेगा, 2 लाख का पूरे का ब्याज लगाया है, तो ये जो 20,000 है जिन पर 6 महीने ब्याज नहीं मिलेगा, इस ब्याज की राशि को घटा दिया। ये आपका एक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा राम और श्याम के संदर्भ में। सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर तिथि नहीं दी गई है, इतना ही बात करता है, वर्ष के दौरान पूंजी लगाई हटाई, तो क्या मान के चलोगे, मिड ऑफ द ईयर है, वर्ष के मध्य में, ऐसा मानते हुए प्रश्न हल करना है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन नंबर 4 है पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में कि ब्याज कभी भी लाभों से अधिक नहीं होगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपका लाभ की सीमा तक होने वाला है। पूंजी पर ब्याज केवल लाभ की स्थिति में दिया जाएगा। पूंजी पर दिया गया ब्याज जो है लाभों से अधिक नहीं होगा। यानी अगर लाभ ज्यादा है ब्याज से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हानि है तो ब्याज नहीं देंगे, वहां पर भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आ सकती है, अगर लाभ कम है। किस प्रकार, हम तीनों ही कंडीशन सॉल्व करेंगे। राम तथा श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी प्रारंभिक पूंजी 1 लाख और 2 लाख है। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए यदि दर जो है 10% वार्षिक हो, तो 10% आ जाएगा 10,000 और 10% आ जाएगा आपका
20,000। यानी टोटल ब्याज जो बन रहा है वो आ रहा है 30,000 यानी कि 30,000। लेकिन लाभ अगर 40,000 हो, लाभ 12,000 हो, लाभ की जगह अगर हानि दे रखा हो 8,000, तो क्या आएगी? फर्स्ट तो अपन पूंजी पर ब्याज ही निकाल लेते हैं। अगर साधारण परिस्थितियां होती तो पूंजी पर ब्याज कितना आता? राम की पूंजी है 1,00,000 और 10% से आ जाएगा 10,000। और श्याम की जो पूंजी है वो आ जाएगा 2,00,000 और 10% आ जाएगा 20,000 यानी कि 20,000। ये इनकी पूंजी पर ब्याज आ गया 10,000 और 20,000। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा हो लेकिन प्रॉफिट दे दिया कि लाभ जो है 40,000 हो, तो क्या करेंगे? तो कोई आपत्ति नहीं है, ब्याज 30,000 का बन रहा है, लाभ 40,000 का है, तो निश्चित रूप से 30,000 का ब्याज जो है वो दिया जा सकता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि लाभ 40,000 रुपए हो तो पूंजी पर ब्याज कितना आएगा? राम को मिल जाएगा 10,000 और शाम के हिस्से में आ जाएगा आपका 20,000 यानी कि 20,000। ये पूंजी पर ब्याज। फिर आ जाएगा कंडीशन नंबर बी, यदि लाभ 12,000 रुपए हो। कितने हो? 12,000, जैसा कि कंडीशन नंबर बी में दिया गया है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, टोटल ब्याज जो बन रहा है 30,000, लाभ जो है 12,000। इस लाभ से अधिक ब्याज नहीं देंगे तो राम को कितना मिलेगा? 1/3 गुणा 12,000 यानी कि 4,000 रुपए। शाम को कितना मिलेगा? यानी अगर लाभ पर्याप्त नहीं है, पूंजी पर जो ब्याज बन रहा है उससे कम है, तो उसी को हम क्या कर देंगे? उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस अनुपात में पूंजी या पूंजी पर ब्याज है। लेकिन ये पूंजी पर ब्याज कहलाएगा, लाभ नहीं कहलाएगा। और अगर मान लीजिए हानि दी गई है, कंडीशन नंबर सी, यानी कि आपको लॉस दिया गया है, हानि 8,000, तो क्या आ जाएगा? हानि की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है तीनों कंडीशंस? कुल ब्याज जो बनता है वो बन रहा है अपना 30,000, 30,000। तो लाभ अगर 30,000 या उससे ज्यादा है तब तो कोई आपत्ति नहीं है, अपन 30,000 दे देंगे, 10 और 20। लेकिन लाभ 30,000 से कम है तो हमें क्या करना है? उस लाभ को ही पूंजी या पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे, लेकिन बांटा लाभ को यह कहलाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। और कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि अगर हानि है, लॉस है, तो किसी भी स्थिति में पूंजी पर ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये 4 कंडीशन जो है आपकी बनती है। कौन सी? अगर पूंजी ना तो लगाई गई है ना हटाई है तो ओपनिंग कैपिटल पर। सेकंड क्या कहता है? गुणनफल विधि, अगर पूंजी लगाई जा रही है, हटाई जा रही है, तो उस तिथि से लेकर के लेखा वर्ष की अवधि समाप्ति तक जो महीने निकल करके आएंगे उससे गुणा करेंगे और गुणनफल विधि काम में लेंगे। और अगर वर्ष के दौरान पूंजी लगाई है, हटाई, उसकी तिथि नहीं दे रखी है, तो हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है और पूंजी पर ब्याज लाभों से अधिक नहीं होगा। ये चारों पॉइंट्स जो है अपने को पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे आहरण पर ब्याज किस प्रकार से। तो सबसे पहले आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी? दर
साझेदारी संलेखानुसार, और संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज नहीं। क्लियर है? तो आहरण पर ब्याज कैसे? साझेदारी संलेखानुसार, और संलेख के अभाव में आहरण पर जो ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, आहरण पर ब्याज की दो विधियां होती है, औसत विधि और गुणनफल विधि। ये क्या होती है? औसत विधि कब काम में लेंगे, गुणनफल विधि कब काम में लेंगे? इनकी एक कंडीशन ध्यान में रखना है, यदि प्रत्येक आहरण की राशि समान हो तथा प्रत्येक आहरण का जो समय अंतराल है वह भी समान हो, तब तो आएगी औसत विधि। और दोनों में से एक भी असमान हो या दोनों ही असमान हो, देखिए राशि असमान, समय अंतराल असमान, या और तथा, मतलब दोनों में से एक असमान हो या दोनों ही असमान हो, तो हम औसत के स्थान पर क्या लेंगे? गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाएगा। किस प्रकार से? एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा है 1 अप्रैल को 10,000, 1 अगस्त को 12,000, 1 दिसंबर को 15,000 और 31 मार्च को 8,000। तो कौन सी विधि लगेगी? निश्चित रूप से यहां पर गुणनफल विधि जो है वो काम में ली जाएगी। रीजन क्या है? समय जांच करने की जरूरत ही नहीं है, जो अमाउंट है वही इक्वल नहीं है, तो कौन सी विधि आ जाएगी? गुणनफल विधि काम में लेंगे। ये आपको आहरण दिए गए हैं, ऐसे मत सोचिएगा सर ये लिखा हुआ क्या, ये दिए गए हैं आपको आहरण। कोई एक व्यक्ति 1 अप्रैल को 10,000, 1 अगस्त को 12,000, 1 दिसंबर को 15,000, 31 मार्च को 8,000 का आहरण करता है, या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हुए आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। अब मान लीजिए इसके स्थान पर लिख दिया 1 अप्रैल को 10,000, 1 अगस्त को भी 10,000, 1 दिसंबर को भी 10,000 और 31 मार्च को भी 10,000। अब यहां कौन सी विधि काम में ली जाएगी? यहां पर भी गुणनफल विधि काम में ली जाएगी। क्या कारण है? राशियां तो सारी समान है, अमाउंट जब भी आहरण कर रहा है 10,000 का कर रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंस है वो अलग है। 1 अप्रैल से 1 अगस्त के मध्य, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने आगे? 4 महीने। और 1 अगस्त से दिसंबर के बीच में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना आ जाएगा अपने? अच्छा, अमाउंट भी समान आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपन औसत विधि काम में ले लेंगे। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी यहां पर भी आपका आ जाएगा 4 मंथ। तो इत्तेफाक से दोनों ही चीजें जो है समान है, तो यहां पर कौन सी विधि काम में लेंगे अपन? औसत विधि। लेकिन अगर इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए 1 अप्रैल को 10,000, फिर दे दिया 31 अगस्त को 10,000, फिर आपको दे दिया 30 नवंबर को 10,000 और बाद में दे दिया आपको 1 मार्च को 10,000। अब यहां पर देखिए समय अंतराल कितना दिया गया है? 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, टोटल 5 महीने। और अगस्त से नवंबर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 महीने। और यहां पर फिर कितने आ गए? 4 महीने। तो क्या टाइम डिफरेंस समान है क्या? नहीं, समय अलग अलग दिया गया है, तो यहां पर कौन सी विधि काम में लेंगे हम? गुणनफल विधि।
पहचान कैसे करोगे? प्रत्येक आहरण की राशि समान हो, तो राशि इन दोनों में भी समान है, इसमें भी समान है, और टाइम डिफरेंस भी समान हो, एक से दूसरे आहरण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आहरण के मध्य जो समय अंतराल निकल करके आएगा वो समान है। यानी हर महीने की पहली तारीख को आहरण, हर महीने की मिडल डेट को आहरण, प्रत्येक 2 महीने की पहली तारीख को आहरण, या प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को आहरण, जो समय अंतराल है वह भी समान हो, तो हम औसत विधि द्वारा गणनाएं करेंगे। औसत विधि, राशि समान, समय अंतराल समान, वहां पर आपका एवरेज मेथड, औसत विधि जो है काम में ली जाती है। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यदि प्रत्येक माह, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? मंथली दिए गए हैं अपने को, प्रत्येक महीने के संदर्भ में दिए गए हैं। तो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो कुल आहरित राशि पर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। यहां पर क्या? प्रत्येक माह की मध्य तिथि को, मिडल डेट को अगर आहरण करता है तो कुल आहरित राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा, और यही प्रत्येक महीने की अगर अंतिम तिथि हो तो आहरित राशि पर 5.5 महीने का ब्याज। याद रह जाएगा, मिडल डेट 6, फर्स्ट है तो 6.5, लास्ट है तो 5.5। किस प्रकार निकालना है? सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर फर्स्ट डेट को है तो n+1/2, n बराबर होता है महीने कितने होते हैं, तो 12 महीने होंगे, ये आ जाएगा 6.5। मिडल को है तो n/2, n यानी नंबर ऑफ मंथ्स कितना आ जाएगा? 6 मंथ, और n-1/2 5.5। ये इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है? समय निकालना है, उस अवधि का हमें कैलकुलेशन जो है वो दर्ज करना है। अब इसके अंतर्गत एक और ध्यान में रखना है अपने को, यदि आहरण जुलाई से प्रारंभ हो, यानी कि जुलाई से मार्च, तो 9 महीने ही होने हैं। कितने महीने निकल के आना है? 9 मंथ्स। तो यहां अब कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर फर्स्ट डेट को हो, प्रथम तिथि को हो, नौ महीने हैं तो 9 + 1/2 5 महीने। अगर मिडल डेट को हो n/2, 9/2 4.5, और लास्ट डेट को हो तो क्या करना है? 4 मंथ। ये समय निकाल लेंगे। अगर 9 महीने के लिए आहरण है, व्यापार ही जुलाई से प्रारंभ हुआ हो, या आहरण करना ही जुलाई से शुरू किया, तो 9 मंथ्स आ जाएंगे। तो यहां n बराबर कितना हो जाएगा? 9 मंथ। बाकी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न को हल करना है। किस प्रकार से? एक प्रश्न लिया गया है, राम, श्याम, मोहन एक फर्म में साझेदार है। प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 10,000 रुपए श्याम द्वारा, प्रत्येक माह की मध्य तिथि को 12,000 रुपए मोहन द्वारा, और प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 15,000 रुपए का आहरण किया जा रहा है। राम द्वारा फर्स्ट को 10,000, श्याम द्वारा मिडिल को 12,000, और मोहन को अंतिम तिथि को 15,000 का आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। दर जो है 10% वार्षिक हो। क्या फर्क पड़ता है यदि आहरण माह जुलाई से प्रारंभ किए जाते? तो किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले राम, श्याम और मोहन द्वारा आहरण कितना है? ये राम, ये श्याम और मोहन। कितना आहरण कर रहे हैं? राम द्वारा 10,000,
श्याम द्वारा 12,000 और मोहन द्वारा 15,000 का आहरण। ये लीजिए 10,000, 12,000 और 15,000। अब देखिए मैं क्या चेंजेस लेकर के आता हूं, मैं इन सबको 12 से गुणा कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है, 12 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो आहरण है ये प्रत्येक माह, हर महीने की फर्स्ट डेट, हर महीने की मिडिल डेट, हर महीने की लास्ट डेट। अब अंतिम तिथि को कई बच्चों के मन में ये आ जाता है कि सर अंतिम तिथि को आहरण तो उसे गिन क्यों रहे हैं, भाई पैसा तो विड्रॉन हुआ है, साल में कितनी बार पैसा निकला है, 12 बार। 31 मार्च को भी निकला है तो 12 बार पैसा तो निकला है, इसलिए अपने ने क्या कर दिया, इनको 12 से गुणा कर दी, क्योंकि वर्ष में 12 बार आहरण हुआ है। और हमने क्या सीखा था, कुल आहरित राशि पर जो है ब्याज की गणना की जाएगी। किस पर निकालना है ब्याज, कुल आहरित राशि पर। किस पर निकालना है, कुल आहरित राशि पर। तो टोटल पैसा कितना विड्रॉन हुआ है, 10, 12 या 15, 10 गुणा 12, 12 गुणा 12, 15 गुणा 12। अब दर कितनी दे रखी है, वो दी गई है आपको 10%। ये हमने लगा दिया यहां पर 10%, 10/100। और क्या आ जाएगा यहां पर, अब जो राशि आएगी वो आएगी कि भाई कितने महीने काम में लेना है। तो फर्स्ट डेट को अगर है तो 6.5 महीने का, मिडल डेट को है तो 6 महीने का, और अंतिम डेट को है तो 5.5 महीने का जो है ब्याज निकाला जाएगा। क्लियर है, इसको अपन प्लस माइनस कर लेंगे। 12 से गुणा, क्योंकि 12 बार आहरण, समय 6.5, 6, 5.5, क्योंकि फर्स्ट डेट को तो 6.5, मिडिल को तो 6, लास्ट को तो 5.5। ये तो कब, जब पूरे वर्ष आहरण हो। और आहरण अगर जुलाई से प्रारंभ करें तो यहां पर फिर 9 से गुणा हो जाएगी, और समय अवधि जो कि अपने ने निकाली थी 5, 5.5 और 9 का 2 से डिवाइड किया था 4.5, और 4 महीने जो है काम में लेंगे। कैसे, यदि आहरण जुलाई महीने से प्रारंभ होते हैं तो क्या करेंगे, ये हो गए राम, श्याम और मोहन। राम कितना आहरण कर रहा है, 10,000, श्याम 12,000, और मोहन जो आहरण कर रहा है वो दे रखा है 15,000, 15,000। गुणा किससे करनी है, इसको 12 से गुणा करनी है या 9 से, इसको हम 9 से गुणा करेंगे। इसका रीजन ये है कि जुलाई से आहरण यानी कि 9 बार ही आहरण हुआ है। गिन के देख लीजिए भाई, पहला आहरण ही जुलाई को हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 9 बार आहरण हुआ। चाहे 1 जुलाई से लेकर के लास्ट को 1 मार्च को हो, या अंत में हो तो 31 जुलाई को पहला होगा और अंतिम कितने को होगा, 31 मार्च को। टोटल 9 बार आहरण। दर कितनी आएगी, ये आपको प्रश्न में दी गई है 10/100, जैसा भी आपको प्रश्न में दिया जाए। और अगर प्रश्न में आहरण पर दर नहीं दे रखी हो तो ब्याज की गणना नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। साझेदारी संलेखानुसार ही पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज निकालना है, अगर दर नहीं हो तो ब्याज नहीं निकाला जाएगा। निकाल लिया 10%, अवधि कितनी आएगी, अब कई विद्यार्थियों को यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहां पर जो है ये आपने 12 क्यों लिए, यहां पर भी तो 9 ले सकते थे। तो भाई यहां 12 ही लेंगे, कारण क्या है, क्योंकि यह तो 9 बार आहरण किया इसलिए 9 से गुणा की है। अभी आपका मंथली बन गया, कितने महीने का निकालना, इसलिए 4/12 करेंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यदि प्रत्येक तिमाही, अभी मंथली था, अब आ गया अपना तिमाही। ये सभी तीनों नोट जो है 3 महीने यानी तिमाही से संबंधित है। तिमाही मतलब अगर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल, मई, जून, ये एक 3 महीनों की तिकड़ी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी हर 3 महीने में एक बार आहरण किया जाता है, चाहे वो 3 महीने के फर्स्ट डेट को हो, मिडल डेट को हो या अंतिम में। जैसे अप्रैल, मई, जून, इसमें पहली तारीख होगी 1 अप्रैल,
अंतिम होगी 30 जून, और मिडिल डेट क्या होगा, अप्रैल, मई और जून, यानी 15 या 16 मई जो होगी वो मिडिल डेट होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, अगर प्रथम तिथि को, बाकी नोट कॉमन है, एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरित राशि पर 7.5 महीने का, मिडिल डेट को हो 6 महीने का, और अंतिम तिथि को हो तो 4.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। बिल्कुल वही काम में लिया है जैसे हमने मंथली में था। चेंजेस क्या है, वहां +1 -1 था, यहां पर +3 चलेगा। टोटल 12 महीने होते हैं, 3 जोड़ के 2 का भाग लगाओगे, ये देखो 7.5। चाहे याद कर लीजिए, चाहे ये फॉर्मूला है वो तैयार रखिए। मंथली है तो +1 -1 चलेगा, तिमाही है तो +3, मिडिल का यही निकालना है। इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आहरण जुलाई से प्रारंभ हो तो वहां पर 3 ही तिमाही आपकी निकल करके आएगी। कैसे करेंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं। चलिए, यदि आहरण जुलाई से प्रारंभ हो तो फर्स्ट डेट को कितने महीने का आहरण लगेगा। अगर हर 3 महीने, हर तिमाही की फर्स्ट डेट को आहरण किया जाता है, पहला आहरण ही जुलाई से शुरू किया जाता है, तो यहां भी n+3/2 करना है। फर्क क्या आएगा, n आएगा 9, 6 महीने। और अगर मिडल डेट को हो तो n/2, 9/2, 4.5 महीने। और लास्ट डेट को हो तिमाही की इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 9 महीने हैं। 9 + 3/2, 9 - 3/2, और मिडल तो सीधा निकालना ही n/2। क्लियर है। प्रश्न की सहायता से देखते हैं। राम श्याम मोहन साझेदार है। प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को 10,000, राम द्वारा कितना है, प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को 10,000, और श्याम द्वारा प्रत्येक तिमाही की मध्य तिथि को 12,000, और मोहन द्वारा प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को 15,000 का आहरण किया जाता है। ब्याज की गणना कीजिए, दर 10% वार्षिक, और क्या फर्क पड़ता, आहरण जुलाई से प्रारंभ किए गए होते। क्लियर है यहां तक। इस प्रकार से हल करेंगे इसको। सबसे पहले अपन लेते हैं राम, श्याम और मोहन द्वारा आहरण कितना है। ये राम, श्याम और मोहन। अब देखिए, राम ने 10,000 का आहरण किया है, श्याम ने 12,000 का आहरण किया है, और मोहन ने जो है आपका 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का आहरण किया है। अब गुणा कितने से करोगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। ये आपके समझने वाली बात है कि 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही होती है, यानी 4 बार आहरण। क्लियर है। 1 वर्ष में 4 तिमाही होगी तो 4 बार आहरण किया जाएगा, इसलिए 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि ब्याज कुल आहरित राशि पर निकाला जाता है। दर कितना दिया गया है, 10%। ये लीजिए, दर आ गई आपकी 10%, यानी कि 10%। अब बात करेंगे समय कितना। तिमाही की फर्स्ट डेट को हो तो हमने निकाला था 7.5, 6 मिडल को, लास्ट को 4.5 का। 7.5/12, 6/12 और 4.5/12। ये क्या आ जाएगा आपका, अगर अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने आहरण किया जाए
हर तिमाही से यानी 4 बार आहरण किया जाए। लेकिन आहरण ही जुलाई से प्रारंभ हो तो क्या करना है, यह देखिए। क्या जाएगा, आहरण जो है वो जुलाई माह से प्रारंभ हो। तो क्या करेंगे, ये राम, श्याम और मोहन। राम द्वारा आहरण किया जा रहा है 10,000 का, श्याम 12,000 और मोहन जो है 15,000, 15,000। अब इसे गुणा कितने से करेंगे, ध्यान रखने वाली बात 3 से। इसका रीजन क्या है, देखिए जुलाई से प्रारंभ यानी कि 9 महीने, यानी कि 3 तिमाही। तिमाही कितनी है, 3, यानी 3 बार आहरण होता है। हर 3 महीने से आहरण करेगा 9 महीने तक, तो 3 ही बार आहरण हो पाएगा। दर कितना दिया गया है, 10%। इधर आ गई 10%। कितने समय के लिए लगेगा, तो तिमाही की फर्स्ट, मिडल और लास्ट डेट जबकि जुलाई से प्रारंभ हो तो 6, 4.5 और कितना आ जाएगा आपका 3 महीने। इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, आहरणों पर ब्याज की गणना करना है यदि तिमाही से हो। और अगर 6 माही से आ जाए तो फिर किस प्रकार से हल करेंगे, यदि प्रत्येक 6 माही की फर्स्ट डेट को हो तो एक निश्चित राशि का आहरण किया गया है, कुल आहरित राशि पर 9 महीने का ब्याज लगेगा। और प्रत्येक 6 माही की मध्य तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। और प्रत्येक 6 माही की अंतिम तिथि को आहरण किया जाता है तो कुल आहरित राशि पर 3 महीने का ब्याज लगेगा। 9, 6 और 3, इस प्रकार से जो है अपने को ब्याज की गणना की जाएगी। कैसे, 6 मंथ है तो n + 6/2, 12 + 6/2 यानी कि ये आ जाएगा 9, n/2 तो ये तो आपका 6 ही आना है, मिडल डेट का तो फिक्स है। अंतिम का है 3 महीने का, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। और हर 6 महीने से आहरण करता है तो साल में 2 बार आहरण होगा, तो जो आहरित राशि होगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस प्रकार, राम, श्याम, मोहन एक फर्म में साझेदार है। राम प्रत्येक 6 माही की प्रथम तिथि को 10,000, यही श्याम जो है मिडल डेट को 12,000, मोहन अंतिम तिथि को 15,000 का आहरण करता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, दर जो दी गई हो 10% वार्षिक। अमाउंट सेम लिए है मैंने ताकि आपको चेंजेस समझ में आए कि एक्चुअल में फर्क क्या है। अगर हम मंथली, तिमाही या 6 माही करते हैं तो डिफरेंस क्या निकल करके आएगा। ये राम, ये श्याम और ये मोहन। कितना आहरण कर रहे हैं, 10,000, 12,000 और 15,000। और 6 माही से आहरण कर रहा है तो साल में 2 बार आहरण होगा, तो गुणा कितने से की जाएगी, इसको 2 से। दर लगा देंगे 10%। ये लीजिए दर जैसा कि प्रश्न में दिया गया होगा, अपनी तरफ से कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये दर आ जाएगी। और महीने फर्स्ट डेट को हो तो 9/12, मिडल डेट को हो तो 6/12 और अंतिम तिथि को हो तो कितना आ जाएगा आपका 3/12। ये आपका क्या आ जाएगा, आहरण पर ब्याज, यदि 6 माही आहरण हो। और 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 1 वर्ष बराबर 2 6 माही बराबर
2 बार आहरण। इसलिए हमने क्या किया है, यहां पर 2 से गुणा की है। ये आपकी औसत विधि से ब्याज निकाला जाए। औसत विधि में क्या ध्यान में रखना है, राम जब भी आहरण करे 10,000 का ही आहरण करे, या 8 का करे तो 8 का ही आहरण करे। अब इनको बराबर करने मत बैठ जाना कि भाई राम 10 का कर रहा है, श्याम 12 का कर रहा है, तो सर समान कहां है। गणित के हिसाब से चलिए कि राम जब भी आहरण करेगा 10,000 से करेगा, राम का जो टाइम डिफरेंस है वो भी समान होगा, तो राम का ब्याज जो है औसत विधि से करेंगे। हो सकता है श्याम कभी 10 का कर रहा है, कभी 12 का, कभी 8 का, तो श्याम में औसत विधि नहीं लगेगी। ऐसे नहीं है कि पूरे प्रश्न में सबका आहरण एक ही समान हो तब भी औसत विधि लगाएंगे। फर्क कितना है, राम 10,000 का आहरण करता है, हर महीने करता है, हर महीने की अंतिम तिथि को करता है, हर 2 महीने से करता है, हर 6 महीने से करता है, या हर 3 महीने से। अमाउंट फिक्स, टाइम फिक्स। श्याम 10,000 का, कभी 12 का, कभी 8 का, कभी महीने में 4 बार, कभी 4 महीने में 1 बार, तो यहां पर औसत नहीं लगेगी। सीधा सा फॉर्मेटिंग ध्यान में रखना है। अब देखिए बात करते हैं गुणनफल विधि क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। जब आहरण की राशि असमान हो या समय अंतराल असमान हो, या राशि असमान हो तथा समय अंतराल भी असमान हो, दोनों में से कोई एक समान हो या दोनों ही क्या हो, असमान हो, तो फिर हम गुणनफल विधि काम में लेंगे। गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना में आहरण की तिथि से लेखा वर्ष की समाप्ति अवधि तक जितने भी महीने निकल करके आएंगे, आहरण की राशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात करेंगे, और उन गुणनफल पर 1 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। जब भी आहरण करे, जिस तारीख को आहरण करता है उस तारीख से लेकर के वर्ष की समाप्ति तक कितनी अवधि, कितना समय, कितने महीने होते हैं, उसे गुणा कर दीजिए, स्वतः ही क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। उस पर 1 महीने का ब्याज जो है वो आपका कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए, राम श्याम साझेदार है। राम द्वारा 30 जून को 10,000, 1 सितंबर को 15,000 का आहरण किया, जबकि श्याम द्वारा 1 जुलाई को 15,000 और 1 दिसंबर को 10,000 का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। दर जो है 10% वार्षिक को। राम ने 2 बार आहरण किया, एक तो 30 जून और 1 सितंबर 15 को। किस प्रकार से हल करेंगे अपन इसको, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं राम के संदर्भ में। राम द्वारा फर्स्ट आहरण कब दे रखा है अपने को, 30 जून को 10,000। अब देखिए 30 जून को 10,000 है, तो 30 जून के बाद में कितना समय बचता है, 9 महीने बचते हैं। जुलाई से अगर आप 31 मार्च तक करेंगे तो उसको 9 से गुणा कर देंगे, 90,000। नेक्स्ट विड्रॉन आहरण कब किया गया है, 1 सितंबर को 15,000, तो ये आप ले लेंगे 1 सितंबर 15,000। तो सितंबर से गिनिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने वो हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1,05,000। टोटल कर लेंगे 1,95,000। देखिए सितंबर 1 को लिखा है ना, इसलिए पूरा सितंबर जो है यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। 15,000 को क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 1,95,000। अब ब्याज कितना आएगा, ये 1,95,000। ये दर दी गई है 10% और गुणा क्या करना है, 1/12। 1/12 क्यों किया है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने 10,000 रुपए 9 महीने का आहरण बता दिया, या 90,000 1 महीने का, 15,000 7 महीने का, या 1,05,000 1 महीने का, यानी 1,95,000 1 मंथ का मानते हुए इस पर ब्याज लगा देंगे। ये राम के संदर्भ में है। श्याम की कैलकुलेशन कैसे आ जाएगी, श्याम द्वारा कितना आहरण किया गया है, 1 जुलाई को 15,000 और 1 दिसंबर को 10,000। पहले तो 1 जुलाई को लेते हैं, कितना दिया गया है 1 जुलाई को 15,000, और इसके पश्चात दिया गया है 1 दिसंबर को 10,000। कितने से गुणा करेंगे, जुलाई से गिनिए, 9 महीने, तो इसको हम कर देंगे
9 से गुणा 1,35,000 और 1 दिसंबर के बाद में 4 महीने बचते हैं, गुणा कर देंगे 4 से 40,000, ये निकल करके आएगा 175, 1,75,000। ब्याज कितना आ जाएगा 1,75,000, 10% है तो 10%, 1/12। यानी जिस तारीख को आहरण किया गया है 1 दिसंबर, तो दिसंबर से गिनिए 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 तो 40,000। 1 जुलाई को 15,000 गिना है तो जुलाई से गिनिए मार्च तक 9 महीने, तो 15,000 गुणा 9 तो 1,35,000 और 40,000 1,75, जिस पर 10% और गुणा 1/12 क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इनका गुणनफल जो है वो कर रखा है। ये आपके ऋण पर ब्याज की गुणनफल विधि। इस प्रकार अपने को पूंजी पर ब्याज 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कौन से 4 पॉइंट? अगर पूंजी ना तो लगाई जाए ना हटाई जाए तो प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। पूंजी लगाई गई है, हटाई गई है तो गुणनफल विधि, और उसकी तिथि नहीं दी गई है तो 6 महीने का ब्याज लगाना, और ब्याज किसी भी कंडीशन में लाभों से अधिक नहीं होगा। और आहरण पर ब्याज की यहां पर भी 2 विधियां हैं, औसत विधि, गुणनफल विधि। प्रत्येक आहरण की राशि समान हो, टाइम डिफरेंस समान हो तब तो एवरेज मेथड, और अगर असमान हो, दोनों में से एक असमान हो, दोनों ही असमान हो, तो फिर हम इस प्रकार से गुणनफल विधि काम में लेंगे। तो इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।